हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिनकी शिफ्ट में पेपर 1 टफ आया था। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। मैं उन सारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि आपके मन में ऐसा आ रहा है क्योंकि आप लगातार टेलीग्राम पे जो मैसेज डाल रहे हैं कि सर क्या हमारी जून 2026 की सारी मेहनत बेकार होगी क्या। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपसे कोई गलती नहीं हुई है। हमने और आपने मिलकर पढ़ाई करी है और मंजिल मैराथन हो चाहे रैंकर्स मैराथन हो, खूब अच्छे से पढ़ाए और आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले। गलती कहां पर हुई मैं आपको बताता हूं। किससे गलती हुई है? गलती आपसे नहीं, गलती थोड़ी एनटीए से हुई है। ठीक है, क्यों मेरी शिफ्ट का पेपर 1 टफ आया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की शिफ्ट का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स की शिफ्ट का बच्चा हो, आज हिंदी की शिफ्ट का बच्चा हो। कल हिंदी की शिफ्ट हुआ और आज भी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो क्या मेरा लक खराब है? एनटीए मुझे टारगेट करता है? सब तो पढ़ा था मैंने, सब रिवाइज किया था, आपने कहा था, मॉक भी लगाया था। गलती कहां पर होगी सर मुझसे? एनटीए ने मेरा पेपर ही क्यों टफ दिया? देखो बच्चों, ये बात तो मैं पहले भी कुछ दिन पहले उठा चुका हूं कि जब पेपर 2 हर बच्चे का अलग होता है तो पेपर 1 जब कॉमन होने के साथ तो हम उसको ऊपर नीचे डिफिकल्टीज क्यों सेट करते हैं। जब 22 जून 2026 शिफ्ट 1 को ज्योग्राफी का पेपर हुआ, वो वाकई बहुत इजी पेपर था। मतलब लिटरली मैं बता सकता हूं बहुत इजी था। उसमें अगर डिफिकल्ट था तो 2 क्वेश्चन मैथ्स के डिफिकल्ट अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो। अदरवाइज उसका डीआई बहुत आसान था, उसमें इन्वायरमेंट बहुत आसान था। हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, कम्युनिकेशन, टीचिंग, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी इजी। ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट ही कहूंगा मैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने देखा है पेपर, बच्चों से बात किया है, एनालिसिस करता हूं, हर शिफ्ट में सेंटर पर होता हूं, बच्चों से बात करता हूं। तो 22 जून को जो पेपर हुआ था वो उसका शिफ्ट 1 काफी इजी था। उससे थोड़ा हल्का सा टफ 22 जून शिफ्ट 2 हुआ, फिर थोड़ा लेवल 23 जून और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को थोड़ा लेवल बढ़ा, लेकिन 24 जून को पेपर टफ कर दिया गया। मैं उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं जो टफ कर दिया, जो बच्चे आखिरी मोमेंट पे आके मैराथन्स पढ़ते हैं या 1 महीने की तैयारी करते हैं, जिन्होंने लगातार 6 महीने की तैयारी करी है, 7 महीने 8 महीने की दिन रात मेहनत करी है, उन्होंने भी 24 जून शिफ्ट 1 का पेपर शिफ्ट 2 का टफ महसूस किया है। ऐसे ही बेटा आज 29 जून शिफ्ट 1 का भी पेपर बहुत सारे बच्चों ने टफ महसूस करा, उनकी डीआई उनको समझ में नहीं आई है। तो ये गलती आखिरकार किसकी है? जब हमारा ज्योग्राफी है और एक बच्चे का पॉलिटिकल साइंस, उन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों की सब्जेक्ट लेवल डिफिकल्टी डिफरेंट है, पेपर 1 कॉमन है। तो हम पेपर 1 किसी को आसान किसी को डिफिकल्ट क्यों देना चाहते हैं? क्या ज्योग्राफी वाले बच्चे को एनटीए से बहुत प्यार है, पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स वालों से गुस्सा है वो, या इंग्लिश वालों से गुस्सा है वो? किससे गुस्सा है, किससे प्यार है? हमारा इसमें क्यों लॉस हो रहा है? हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, पूरे 6 महीने लगातार मेहनत की थी। अगर पेपर सबके लिए बराबर रहता तो कट ऑफ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने पेपर 1 किसी का आसान कर दिया तो अब उसका कट ऑफ भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पेपर 2 तो वो अच्छे से पढ़ ही रहा है, वो तो 5 साल से पेपर 2 पढ़ रहा है। तो यहां पर मैं मानता हूं कि एनटीए से थोड़ी गलतियां हुई है कि उसने पेपर 1 के लेवल को बैलेंस करना चाहिए। अगर वो किसी शिफ्ट में मैथ को टफ दे रहा है तो उसको डीआई इजी रखनी चाहिए, या किसी शिफ्ट में डीआई इजी दे रहा है तो मैथ को टफ रखना चाहिए, मतलब बैलेंसिंग अप्रोच रखनी चाहिए। बट आई एम नॉट द राइट वन जो मैं एनटीए को गाइड करूं, क्योंकि एनटीए में हमसे ज्यादा समझदार काबिल लोग बैठे हैं जो पेपर बना रहे हैं, एग्जामिनेशन बॉडी को चलाते हैं। बट मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूं कि ऐसे पेपर 1 में डिफिकल्टी अप डाउन करने से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है जिसका पेपर 2 बहुत अच्छा हो, जो 100 में 80-90 क्वेश्चन ठीक कर सकता है पेपर 2 में, बट ड्यू टू पेपर 1 वो अपना जेआरएफ और नेट ही ना क्वालिफाई कर पाए, वो उसकी होप टूट जाने से बहुत कुछ टूटता है। और बच्चे की जब उम्मीद टूटती है तो कहीं ना कहीं टीचर और पेरेंट्स की भी उम्मीद टूट जाती है। मैं आपके साथ पूरा समर्थन करता हूं बच्चों, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आ गया तो पेपर डिफिकल्ट आ गया तो इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं। दूसरी बात बताना चाहता हूं, डिफिकल्ट पेपर किसको लगता है और किसको आसान लगता है। देखो मैं दोनों पहलुओं से बात करता हूं, सिर्फ एनटीए को ही दोष नहीं दे सकता हूं। कहीं ना कहीं कमियां कभी कभी हमारे अंदर भी होती हैं। हम क्या करते हैं, हम डीआई लगाते हैं, मैथ्स लगाते हैं, या इन्वायरमेंट और रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बट हम उसको उस लेवल पे तैयार नहीं करते हैं और मान के चलते हैं इसका आएगा तो कर लेंगे, देखा जाएगा। 6 यूनिट तैयार है, हमारा 60 नंबर तैयार हो गया, बाकी 10-12 नंबर तो हमको मिल ही
जाएगा, तो हम ऐसी जब तैयारी करते हैं ना बेटा, तो वो पेपर हमको हमेशा डिफिकल्ट लगता है। तो ये डिफिकल्टीज उन बच्चों को भी लग रही होगी जिन्होंने मैथ्स और डीआई को स्किप किया होगा, रिसर्च के न्यूमेरिकल रिसर्च को स्किप किया होगा, या कम फोकस किया होगा, बाकी यूनिट पे ज्यादा फोकस किया होगा। तो ये वो बच्चे का भी फीडबैक हो सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल आके बात करूं, तो एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसका किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई गुस्सा नहीं होता है कि भाई वो ज्योग्राफी को इजी देगा, पॉलिटिकल साइंस को डिफिकल्ट देगा। वो हो सकता है कि हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई हो, थोड़ा तो फॉल्ट है एनटीए की तरफ से, आई टोटली एक्सेप्ट, बट मैं थोड़ा मतलब बीच में रहना चाहता हूं बच्चों को लेकर, क्योंकि क्या है ना कि कहीं ना कहीं यार बहुत सारे बच्चों को पेपर आसान भी लगा है। जिस शिफ्ट को आप डिफिकल्ट कह रहे हो, कहीं ना कहीं वो पेपर बहुत सारे बच्चों के लिए आसान भी है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो पहली बात हो गया, एग्जाम बीत गया, 30 जून गया, 22 से 30 जून का आपका जिंदगी का सबसे वो डिफिकल्ट टाइम चलता है, बहुत सरदर्द होता है उसमें, जल्दी एग्जाम वो खत्म हो ये लगने लगता है, फिर एक दिन तो आगे एग्जाम बीत गया है। अब थोड़ा चिल मारो, रिलैक्स करो, और थोड़ा अपने आप से क्वेश्चन करो कि एनटी का पेपर ज्यादा टफ था आपकी शिफ्ट में, या आपने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में गैप रखा था। ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो। जब तक आप किसी को दोष देते रहोगे, सर किसी टीचर को दोष देते रहोगे, एनटीए को दोष दोगे, अपने आप को दोष दोगे, नहीं पहुंच पाओगे राइट पॉइंट तक। जब तक कमियां नहीं पता चलेंगी, सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे बच्चा। साइकिल टू साइकिल रिपीट होती चली जाएंगी, लेकिन आप राइट डायरेक्शन, राइट स्ट्रेटजी की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। और राइट स्ट्रेटजी, राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो राइट जेआरएफ भी नहीं मिलेगा, राइट सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। अपने आप से क्वेश्चनिंग करिए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। वो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बस मैं आपसे यही एक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो गया जाने दीजिए, लेकिन कमियां कहीं ना कहीं हमसे हुई हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पेपर में डिफिकल्टीज की दूसरा रीजन भी मैं इसको ऐड करता हूं, गर्मी बहुत थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो टेम्परेचर ज्यादा था, थोड़ी व्यवस्थाएं भी खराब थी। उन व्यवस्थाओं को भी अगर कंसीडर करें तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट को डिस्टर्ब करता है, हमारे प्रिपरेशन लेवल को खराब करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट खराब करता है, हमारे कंसंट्रेशन को वीक करता है। गर्मी बहुत दिमाग खराब करती है, ऊपर से एनटीए की भारी चेकिंग, प्लस पानी ना मिलना ठंडा वाला, वो एसी ना मिलना, वो सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। बट उसके साथ साथ भी बहुत सारे बच्चे जेआरएफ निकाल रहे हैं। हर साइकिल में 5000 6000 बच्चे जेआरएफ निकालते हैं। हमको भी उन्हीं लाइन में आगे खड़े होना है, हमें भी एक्सक्यूजेस और इन लाइन में नहीं जाना है। ये पॉइंट्स हैं, वैलिड हैं, जब मौका आएगा उनको उठाया जाएगा। लेकिन हम आपके दर्द को समझते हैं, लेकिन इस दर्द में ही आपको छोड़ नहीं देना चाहते हैं। जब आपको यहाँ तक लाए तो इसको निकालने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो सबसे पहले काम हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। और दिसंबर 2026 में अब आपको 0% भी रिस्क नहीं लेना है। 0% रिस्क नहीं लेने का मतलब है वो गलती नहीं करनी है, लास्ट में प्रिपरेशन करनी है, धीमे धीमे पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटेजिकली मूव नहीं करना है। अभी 5 महीने का टाइम बाकी है। तो बस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अपनी प्रिपरेशन को अब कुछ दिन का ब्रेक लेकर, 1 2 3 4 5 दिन का ब्रेक लेकर स्टार्ट कर दीजिए। जिनका एग्जाम पहले हो गया था वो अब स्टार्ट करने की कंडीशन में आ चुके हैं। इस बार पढ़ लीजिए, इस 2026 में जो हुआ आप अपनी लाइफ में, इतिहास में सिलेक्शन के नाम लिख दीजिए अपने आप पे। बस इस बार मेरा जेआरएफ होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप इस बार इतनी प्रैक्टिस करके जाइएगा, चाहे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन हो चाहे इजी लेवल, क्योंकि इस बार मैंने अपने पढ़ाने का तरीके को भी चेंज किया है। अब मैं स्टेप बाय वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाने वाला हूं। इस बार पूरे हमने पैटर्न को ही चेंज किया, नोट्स को चेंज कर रहा हूं। मैं पिछले 7-8 दिन से यही कर रहा था, अपने दिसंबर वाले नोट्स को ही चेंज कर रहा हूं कि उनमें बच्चों को क्या देना है। एनटीए का चाहे कैसा ही पेपर बन जाए, पर मेरे बच्चे कर पाएंगे। तो बच्चा आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा दिसंबर 2026 का बैच 30 जून से 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 30 जून को हमारा ओरिएंटेशन रहेगा, 1 जुलाई से इसका बैच रहेगा। बेटा इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, इसमें डरने की बात नहीं। मैं आपको पूरा 0 से लेकर एडवांस तक, मैथ्स डिफिकल्ट चाहे कुछ भी, ऑल 10 यूनिट पेपर मैं पढ़ाऊंगा। और मेरे पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट, हिंदी, लॉ, ज्योग्राफी, ईवीएस, लाइब्रेरी साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 एक साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कोर्स का प्राइस है, ये अभी ऑफर है, लास्ट डेट है 30 तारीख, इसको खत्म हो जाएगा। फिर ये ऑफर का प्राइस बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7000 का कोर्स 11000 हो जाएगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हो बेटा, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिस वीडियो को अभी देख रहे हो बस आपको वहां पे क्लिक करना है। ये यूजीसी नेट दिसंबर 2014 फाउंडेशन 2.0 बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे और ये इस पे ऑटोमेटिक कूपन कोड अप्लाई है, तो जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, रजत जेआरएफ। ठीक है, तो आपको ये कर देना। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ये पर मंथ फीस है, पेपर 1 पेपर 2 की फीस है, हर महीने आपसे फीस
फीस लगेगी बेटा हर महीने, ये ऑटो पे आपके अकाउंट से कटती जाएगी। ये एक साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिसंबर 2026 का कोर्स है, इसमें 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी एक साल का कोर्स मात्र 7,999 मिल रहा है, और जिसको आप पे कर सकते हो, चाहो तो EMI में भी पे कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, 2600 रुपये दे सकते हो। ये आपकी कॉल है, कैसे करना चाहो तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने पेड बैच में 1 जुलाई से। जो हुआ उसे भूल जाइए, जीरो से स्टार्ट करते आगे बढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे। थैंक यू बच्चों, और हम पे भरोसा करने के लिए दिल से शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।